हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग में मेनली आपकी दो तीन थ्योरी है, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, और VSEPR थ्योरी और NBEPR थ्योरी और MOT, ठीक है। इन्हीं सब को रिलेट कर सके, इन्हीं सब से आपका क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं सब को रिलेट करके बॉन्ड एंगल को रिलेट कर देंगे, ठीक है, बॉन्ड लेंथ को रिलेट कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर को रिलेट कर देंगे, ठीक है, और ज्योमेट्री और शेप को रिलेट कर देंगे। तो मेनली क्या है, मेनली यही तीन चार चीज़ है, इन्हीं तीन चार चीज़ों से, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर से, परसेंटेज एस कैरेक्टर को थोड़ा रिलेट करके इन्हीं सब चीज़ों से आपका मेनली क्वेश्चन है जो वो पूछा जाता है, और यही सब हम क्या करेंगे यहाँ पे सारी कवर करेंगे, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। शुरुआत करें फिर केमिकल बॉन्डिंग की। अब केमिकल बॉन्डिंग में मेन बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आपका कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, है ना। बॉन्ड वही होता है ना, कोई भी दो चीज़ या दो स्पीसीज है उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है आपका बॉन्ड, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जब हमारे पास दो एटम या आयंस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं, उनके बीच में जब जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो उसे हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड बहुत टाइप के होते हैं, कोवलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वो, है ना, बहुत सारे। क्या अब यहाँ पे हम कौन से पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब ये सभी को पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, है ना, ओवरलैपिंग से बनते हैं ना। अब सबसे पहले हम ओवरलैपिंग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे ओवरलैपिंग से बनते हैं, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। अब ये ओवरलैपिंग होती है, ये कितने टाइप की हो सकती है? ओवरलैपिंग हमारी तीन टाइप से होती है। सबसे पहले होती है हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। दूसरी होती है साइडवेज ओवरलैप, ठीक है, और तीसरी आ जाएगी आपकी फेस ऑन ओवरलैप, ठीक है, तीसरी होगी फेस ऑन ओवरलैप। अब हेड ऑन ओवरलैप क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैप होता है कि जब भी आपकी दो ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, जो हेड ऑन, सबसे पहले देखते हैं हेड ऑन ओवरलैप। अब हेड ऑन ओवरलैप क्या होता है कि जब आपकी दो ऑर्बिटल क्या कर ले, हेड से ओवरलैप कर दे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लो। मान ले आपके पास एक ऑर्बिटल है, एक आपके पास बी की ऑर्बिटल है, और ये आपके क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, ठीक है। इसे बोलते हैं हम हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपकी दो लोब होती है वो ओवरलैप करती है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। दो लोब ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैंने एक एस ऑर्बिटल ले ली, ठीक है, कोई भी मैंने एक एस ऑर्बिटल ले ली, और उसके साथ मैंने मान लिया कि जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यानी जेड एक्सिस के अलोंग आपका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक मैंने ले ली यहाँ पे पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होगी, या ओवरलैपिंग आपकी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, ओवरलैपिंग आपकी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप। इसमें देखो एक लोब ये, एक लोब ये, दो लोब आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये किसकी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब साइडवेज ओवरलैप क्या होता है? साइडवेज ओवरलैप में क्या होता है, यहाँ पे आपके जो चार लोब होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। चार लोब ओवरलैप करके किसकी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैंने, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैंने दो ऑर्बिटल ले ली, ये भी आपकी पी वाई ऑर्बिटल है और ये भी पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जब आपके ओवरलैप करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे ओवरलैप करेंगी और क्या करेंगे, दो ओवरलैपिंग जोन बनाएंगी। ओवरलैप करके क्या करेंगे, दो ओवरलैपिंग जोन बनाएंगी, और किसके, इसको क्या बोलते हैं, ये आपकी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद फेस ऑन ओवरलैप क्या होता है, फेस ऑन ओवरलैप में आपके जो 8 लोब होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और किसकी, डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। 8 लोब ओवरलैप करके डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 2 ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और यहाँ भी एक और ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या एक्सिस पे होती है ना, तो वो मैंने मान लिया वो कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये रही, एक ऑर्बिटल इस फेस पे आपकी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। ये क्यूब के 2 फेस है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये ऑर्बिटल होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाला फेस होगा ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ करेगा, पीछे वाला पीछे वाले के साथ और आगे वाला आगे वाले के साथ। तो टोटल आपके क्या करेंगे, 8 लोब ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे ये डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसकी डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर यहाँ से आप देखो कि जेड एक्सिस के अलोंग आपका क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है और ओवरलैप करने के लिए कितने, 8 लोब की जरूरत है, ठीक है। 4 इसके 4 इसके, तो जाहिर सी बात है केवल डी ऑर्बिटल ही बनाएंगे, ठीक है। डी ऑर्बिटल के पास ही 4 लोब होते हैं ना, तो डी ऑर्बिटल ही क्या कर सकते हैं, फेस ऑन ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो वो लोब होंगे वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब जेड एक्सिस के अलोंग अगर उन्हें मिलना है तो जेड एक्सिस के अलोंग वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, वो हो गया आपका डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, ठीक है। ये दोनों मिलके आपके डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आएगी बात। अब मैं बात करता हूं पाई बॉन्ड के लिए। अब यहाँ पे पी वाई ले लो या फिर पी एक्स ले लो, ठीक है। ये आपके पाई बॉन्ड बना रहे थे। इसके साथ साथ अगर मैं पी एक्स के साथ डी एक्स जेड ले लूँ वो भी आपका पाई बॉन्ड बनाएगा, और पी वाई के साथ डी वाई जेड ले लूँ वो भी पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसे, मान लो पी वाई ले लेता हूँ मैं, पी वाई आपका कुछ इस टाइप से होगा, ये पी वाई है, ठीक है। उसके साथ साथ डी वाई जेड। अब डी वाई जेड क्या होगा, डी वाई जेड आपका इन बिटवीन द एक्सिस होगा। तो यहाँ पे ये y था ये z था, तो डी वाई जेड आपका कुछ यूं होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से ये इसके साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा और ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो वो आपके पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे सिग्मा हेड ऑन ओवरलैप में आपको पता है एस के साथ पी जेड आ जाए, ठीक है, वो भी सिग्मा बनाएगा। एस के साथ डी जेड स्क्र आ जाए वो भी सिग्मा बनाएगा। एस के साथ एस आ जाए वो भी सिग्मा बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही पी जेड के साथ पी जेड आ जाए, डी जेड स्क्र के साथ डी जेड स्क्र आ जाए, पी जेड के साथ डी जेड स्क्र आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, ये आपके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका ओवरलैपिंग का कंसेप्ट कि आपकी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की कैसे होती है, ठीक है। इसी में एक और चीज है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। क्या आता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। एक आता है आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बोल दो या फिर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप बोल दो, ठीक है। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा कि अगर आपका ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, आपका बॉन्ड बन रहा है, तो किस में ओवरलैपिंग आपकी अच्छी होगी कि आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है, और किस में ओवरलैपिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है कि आपका बॉन्ड थोड़ा वीक बने, ठीक है, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो जो आपका ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल बिहेवियर के, डायरेक्शनल बिहेवियर के, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्शनल बिहेवियर की बात करूं तो P आपका सबसे ज्यादा डायरेक्शनल होता है, फिर D होता है और फिर F होता है, ठीक है।
एस एस तो आपका सिमेट्रिकल होता है ना, ठीक है, एस आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एन देखूँ, एन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, और 1 में आपका क्या 1s ऑर्बिटल ही होता है, तो सबसे आपकी बेस्ट ओवरलैपिंग किसकी होती है 1s ऑर्बिटल की, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ 2s की, 2s 2p और 2p 2p। तो अगर इन तीनों में मैं बात करूं, अब क्या आ रहा है, n की वैल्यू सबके लिए क्या है, n की वैल्यू सबके लिए सेम है। तो अब हम देखें क्या डायरेक्शनल बिहेवियर। अब डायरेक्शनल बिहेवियर अगर हम इसमें देखें तो p का सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके बाद किसकी होगी 2p 2p, उसके बाद 2s 2p और फिर 2s और 2s, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके साथ साथ एक और इसमें आपकी एक्सेप्शन आती है, वो कहाँ आती है, वो आपका आता है इंक्लाइन नेचर ऑफ डी विद पी, यानी डी का जब पी के साथ इंक्लाइन नेचर होता है वो कैसे आता है। मान लो अगर आपके पास जैसे 2p और 3p हो और एक 2p और 3d, 2p 3d की ओवरलैपिंग हो रही हो और 2p 3p की ओवरलैपिंग हो रही हो, इस टाइम में आपका यहाँ पे p और d आ गया, तो इनकी ओवरलैपिंग 2p 3p से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपको, और यानी जहाँ पे p और d का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ वो थोड़ा इससे अलग चलेगा, नहीं बाकी हर जगह आपका यही रूल फॉलो होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब इसके बाद आता है आपका पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। अब पेनिट्रेशन और जो शील्डिंग है, तो सबसे पहली बात तो ये है, जो पेनिट्रेशन और जो शील्डिंग होगी वो आपकी मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होगी, ठीक है। इसमें यानी कि जब आपके ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब ये आपके काम में आएगी, ठीक है। कैसे, अब पेनिट्रेशन होती क्या है, पेनिट्रेट करना, ठीक है, एक का दूसरे के इलाके में जाना, ठीक है, पेनिट्रेशन बोल सकते हो। शील्डिंग, शील्डिंग बचाव, दीवार आना, बीच में कोई भी दीवार आ गई, ठीक है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के बीच में आ जाना, एक शील्ड कर लेना, है ना। तो इनके वर्ड से ही समझ आ रहा है कि पेनिट्रेशन और शील्डिंग है क्या चीज़। अब थोड़ा देख लेते हैं, मान लो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड ये आपकी n=1 सेल है और ये सेकंड सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये एक दूसरी सेल है, ठीक है। अब जब तक इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तब ये रहेगा, ठीक है, ये पहली सेल रहेगी, ये दूसरी सेल रहेगी। लेकिन अगर इनमें क्या आ जाए, इनमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये आपकी किसके लिए, मान लो ये 1s है, n=1 लिख लेता हूँ मैं, और ये n=2 के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये 1s के लिए हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके 2s और 2p हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन आने के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूरा स्फेरिकल उसमें चला जाएगा। तो अब चारों तरफ से क्या लगेगी, अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस से क्या लगेगी, अट्रैक्शन लगेगी ना, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा उसको, ठीक है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, तो ये जो आपकी 1s ऑर्बिटल है ये क्या कर जाएगी, ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है, ये थोड़ी क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये समझ लो
कि उसमें अट्रैक्शन लगेगी, अट्रैक्शन से न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेगा। न्यूक्लियस जैसे उसको अपनी तरफ खींचेगा वो यहाँ से वो अंदर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अब जैसे 1s पे लग रही है, ऐसे ही क्या, जैसे 1 पे लग रहा है 2 पे भी लगेगी। तो हमारे पास यहाँ 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल पे भी अट्रैक्शन लगेगी, ठीक है। 2s पे भी जब अट्रैक्शन लगेगी तो क्या होगा, 2s ऑर्बिटल भी थोड़ी अंदर की तरफ चली जाएगी। अभी मैं 2p की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस 2s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपकी 1s ऑर्बिटल यहां चली गई और 2s ऑर्बिटल आपकी यहां चली गई, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये पहले आपका इसका रीजन क्या था, पहले इसका रीजन ये था, ठीक है। तो अंदर जो अंदर वाला रीजन था ना, अंदर वाले रीजन में चली गई, यानी 2s कहाँ 1s के रीजन में पेनिट्रेट कर गई। तो ये बोलते, इसे बोलते हैं हम पेनिट्रेशन, ठीक है। आपकी जो 2s ऑर्बिटल है वो कहाँ पेनिट्रेट कर गई, ठीक है। तो ये होगी पेनिट्रेशन। अब अगर शील्डिंग की बात करें, हाँ, अब क्या होता है कि जो आपकी अट्रैक्शन लग रही है, जो न्यूक्लियस की वजह से जो अट्रैक्शन लगती है वो S में सबसे ज़्यादा लगती है, फिर P में, फिर D में, फिर F में। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि S आपकी स्फेरिकल होती है, ठीक है। उसमें चार्ज जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह, तो उसमें जो अट्रैक्शन है वो सारी जगह से लग सकती है, चारों तरफ से, ठीक है। इसलिए S में क्या होता है, S में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, ठीक है। वहीं P, D और F, जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो क्या ऑर्बिटल का डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ऑर्बिटल का डिफ्यूजन बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो चार्ज होता है, चार्ज थोड़ा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब अगर चार्ज स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, चार्ज स्टेबल हो जाए तो अट्रैक्शन क्या लगेगी, अट्रैक्शन कम लगेगी ना, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाती है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वजह से जो अट्रैक्शन लग रही है वो अट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है। समझ गए इस बात को। अब इसी वजह से अब यहाँ पे देखो, अब अगर 2s पे ज़्यादा, 2s सिमेट्रिकल है, ज़्यादा अट्रैक्शन लग रही है न्यूक्लियस की वजह से, तो 2s अंदर तक क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। 2s जब अंदर तक चला गया तो अब क्या होगा, p ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, यहाँ 2s और 2p दोनों थे ना, 2s और 2p यहाँ पे दोनों थे, 2s अंदर चला गया, ठीक है। अब सारी जगह से 2s पे लग रही है, ठीक है। अब मान लो कहीं से कोई, मान लो कुछ फेंक रहा है, या फिर घर में छिताई हो रही है, ठीक है, मम्मी से थप्पड़ लग रहे हैं। अब पापा बीच में आ जाएंगे ना, या बड़ा भाई या कोई भी बीच में आ जाएगा, रोकेगा, शील्ड कर देगा ना, उसके बाद नहीं मार पाएंगे। तो वही चीज़ है, अब यहाँ से अट्रैक्शन लग रही थी, 2s बीच में आ गया, तो पहले जो अट्रैक्शन थी ना, अब 2s के बीच में आने से वो अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। वो अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो 2p था वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है, ठीक है। इस चीज को ऐसे समझ लो, मान लो 2 लोग थे, घर में 2 बच्चे थे, ठीक है, दोनों को सेम प्यार मिल रहा था, ठीक है। अब एक को थोड़ा ज्यादा मिलने लग गया, एक को थोड़ा ज्यादा मिलने लग गया, ठीक है, एक को ज्यादा मिलने लगे, यानी कि एक आपका बहुत ज्यादा कामयाब हो गया, ठीक है, अब जॉब लग गया, ये वो, तो दूसरा थोड़ा लेफ्ट आउट फील करेगा ना, दूसरा लेफ्ट आउट फील करेगा, उसको उतना प्यार नहीं मिलेगा तो वो पीछे हट जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका 2p थोड़ा सा पीछे हट जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2p थोड़ा सा क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। अब 2s 2p का क्या हो गया, अलग अलग अट्रैक्शन, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग होगी, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, पहले दोनों डीजेनरेट थे, अब क्या रहेंगे, अब डीजेनरेट नहीं रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अलग अलग एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो इसी की वजह से आपका क्या होता है, इसी की वजह से पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। अब पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मान लो आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। अब लिथियम के लिए ये 2p ऑर्बिटल है और यहाँ पे ये 2s ऑर्बिटल है,
ठीक है। अब बेरिलियम, जब लिथियम से बेरिलियम पे आए तो क्या हुआ, चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो यानी कि अट्रैक्शन बढ़ी, अट्रैक्शन बढ़ी, अब एस पे लगेगी ज़्यादा, एस पे लगेगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन एनर्जी कम, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम चली जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। अब वहीं एस पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है, लेकिन पी पे इतनी लग, पी पे क्या लग रही है, पी पे कम लग रही है शील्डिंग की वजह से, ठीक है, लेकिन लिथियम से तो ज़्यादा ही लग रही है ना, लिथियम से ज़्यादा लगेगी तो इसकी एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा वो बहुत कम आएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर बोरोन में और बढ़ा तो यहाँ और कम, और यहाँ 2p में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। फिर कार्बन में और कम, इसमें थोड़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो फ्लोरीन तक आते आते जो आपका ये डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा ई आपका बहुत कम था, इसी वजह से नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे आपका ये जो गैप है ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कोई भी आपकी एसपी मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। ये हम एमओटी में पढ़ेंगे, ठीक है, एसपी मिक्सिंग के बारे में। और यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डेल्टा ई इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी एसपी मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो समझ में आया पेनिट्रेशन शील्डिंग से हमारी पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुई, ठीक है, समझ में आई बात। अब सेम चीज चलती है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। इसके बाद एक और आपके टर्म आती है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। अब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मान लो आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन के लिए ये आपका 2s था, ये 2p था, ठीक है। वहीं जब आपका कार्बन पे अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में हमें देखा कि एस पे मैक्सिमम अट्रैक्शन लग चुकी है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी डाउन हो चुकी है बहुत, तो यहाँ पे आपकी एस पे फर्दर उतनी ज़्यादा और नहीं जाती। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, अगर वहीं पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, एस आपका पहले ही बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुका है, उसके फर्दर पेनिट्रेट होएगा तो क्या होगी, रिपल्सन बढ़ेगी, उसके फर्दर पेनिट्रेट क्या करेगी, रिपल्सन बढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं जो 2p है, 2p आपका बाहर गया था, अब लेकिन अगर हम चार्ज बढ़ाए, अब क्या करेगा, अब वो 2p को खींचेगा, 2p को अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, उसकी एनर्जी क्या आएगी, डाउन आएगी। यानी कि यहाँ अब की बारी जो आपका चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन जो आपके आउटर ऑर्बिटल है उनको क्या करता है, उनको अब की बार उनकी एनर्जी क्या करता है, डाउन करता है, तो उसकी वजह से जो आपका ये डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई कम हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ हम जैसे फॉस्फोरस में हम देखते हैं, फॉस्फोरस में क्या होता है, मान लो ये 3d है, ये 3p है और ये 3s, ठीक है, यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनके बीच में जो ये गैप है डेल्टा ई, ये बहुत हाई होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत हाई होता है। लेकिन अगर मैं किसी तरह फॉस्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दूं तो क्या होगा, जो 3s होगा वो तो इतना कुछ डाउन जाएगा नहीं, उसकी एनर्जी में तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। वहीं 3p में कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है, लेकिन 3d में क्या होगा, 3d में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। 3d में क्या होगा, क्योंकि 3d में क्या करेगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी वजह से इस पे क्या आएगा, बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो आपका डेल्टा ई है वो डेल्टा ई काफ़ी कम हो गया, डेल्टा ई काफ़ी कम हो गया, तो पहले यहाँ से यहाँ एक्साइट करना इलेक्ट्रॉन को बहुत मुश्किल था, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस कम होने की वजह से ये आपका इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्साइट हो सकता है,
इजीली एक्साइट हो जाएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो यहाँ से तभी हम देखते हैं कि PS3 आसानी से बन जाता है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले ही है, कोई एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम PH5 बनाने जाएं तो वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि H आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नहीं है। डेल्टा पॉजिटिव कब आएगा? जब आपका फॉस्फोरस के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज लगी हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज क्या करेगी? खींचेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से खींचेगी, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज लगेंगी उतना डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा? आपका बढ़ेगा, है ना। तो आप PH5 नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम PF5 बनाना चाहें तो वो आपका इजीली बन जाता है, ठीक है। PF5 इजीली बन जाएगा, ठीक है। समझ गया आगे बात, ठीक है। ऐसे ही आपका SF6 भी आसानी से बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम H6 बनाना चाहिए वो नहीं बनेगा, है ना। लेकिन H2S बन जाता है। H2S कैसे बन जाता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पहले ही होते हैं, ठीक है, इसलिए आपका H2S इजीली बन जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी थोड़ी सी चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की कहानी। इसके बाद देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जो भी आपके वैलेंस सेल होंगी ना, वो वैलेंस सेल आपकी ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये आपकी क्या बोलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है। इसके बाद वही आपका CH4 की कहानी की 3 बॉन्ड एक जैसे एक एकदम, वो सब छोड़ो, कोई ऐसा जरूरत नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट आपका क्या आया? मेन टॉपिक क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वो कहानियां सबको पता है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है? हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि एक फिनोमेना है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी। क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगी किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिनकी क्या है? सिमिलर एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगी? इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगी? वो इक्वल नंबर या फिर सेम नंबर ऑफ, टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, ठीक है। क्या बोल रहा है? कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, ठीक है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और उसके बाद जितनी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई है ना, सेम नंबर, उतने ही नंबर की आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगी, ठीक है, पहली बात। उसके बाद उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की सिमिलर एनर्जी होगी, ठीक है, और बिल्कुल सेम उनकी शेप होगी, ठीक है। ये आपके क्या बोलते हैं? ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन बोलती है। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमें कौन कौन से पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं? सबसे पहले जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी वो क्या होंगी? डीजनरेट होंगी, यानी उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी वो डीजनरेट होंगी। दूसरी चीज हमें कंसीडर करनी है कि जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी इनकी एक प्रॉपर शेप और ओरिएंटेशन होगी, इनकी एक प्रॉपर शेप होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, जो कि क्या डिसाइड करेगी? ज्योमेट्री डिसाइड करेगी किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो क्या करेंगे? वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद तीसरी बात क्या होगी? ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी ये केवल सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में इन्वॉल्व होंगी? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन हम किससे? स्टीरिक नंबर से निकाल सकते हैं। आगे बता देता हूं।
जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको आप स्टीरिक नंबर से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, किससे? स्टीरिक नंबर से। अब स्टीरिक नंबर क्या होता है? स्टीरिक नंबर का आपका फॉर्मूला है क्या? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है, माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप स्टीरिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपका स्टीरिक नंबर है वो आया 2, ठीक है, तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ठीक है, और इसमें फिर ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी आपकी लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री होगी लीनियर। ठीक है, और एंगल, एंगल क्या होगा? 180 डिग्री एंगल होगा 180 डिग्री का। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे कि CO2। ठीक है, अब जैसे CO2 का अगर मैं स्टीरिक नंबर निकालना चाहूँ, कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम। जो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं वो किसके? सेंट्रल एटम के देखने हैं, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है, उसके बाद मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, चार्ज कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से और आप देख भी सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक तो जाहिर सी बात है पाई होगा, एक सिग्मा होगा, यहाँ भी एक पाई है एक सिग्मा, तो हमें क्या कंसीडर करना है? केवल सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 2 स्टीरिक नंबर है, 2 स्टीरिक नंबर है, यानी कि sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद देखते हैं स्टीरिक नंबर 3 यानी कि sp2। ठीक है, sp2 आ रहा है, sp2 में क्या शेप क्या होगी? शेप होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और शेप दोनों डिफरेंस है। ठीक है, आगे देख लेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी। एंगल कितने का होगा? एंगल आपका 120 डिग्री का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि BF3। ठीक है, BF3 निकाल के देख लो। बोरोन में कितने हैं? 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है ना, 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम। फ्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट एटम है, तो यहां से ये आ गया 3। चार्ज कोई है नहीं, 3 + 3 6 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 3। ठीक है, समझ में आएगी बात? उसके बाद देखते हैं स्टीरिक नंबर 4। स्टीरिक नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3 और sd3 और sp2d या फिर sp2d या dsp2। ठीक है, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। और यहां से ज्योमेट्री, इन दोनों के लिए ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, TD लिख देता हूं। इन दोनों के लिए ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। और इसके लिए क्या रहेगी? स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल हो गया और ये आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, ये क्या रहेगी? ये ज्योमेट्री रहेगी। यहाँ एंगल कितने का रहेगा? 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, और यहाँ रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 और 180। ठीक है, समझ गए? उसके बाद अब sp3 कब sp3 होगी, कब sd3 होगी? sp3 हमें पता है सिंपल CH4 मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, sp3 होगी। अब sd3 कहाँ होगी? sd3 वहां होगी जहां पे आपकी d ऑर्बिटल खाली हो। ठीक है, जहां पे क्या हो? d ऑर्बिटल खाली हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 3d 4d 5d ये सब आएंगे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? TiCl4। ठीक है, TiCl4 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ti4 पॉजिटिव, यानी कि ये आ गया Ti4 पॉजिटिव। Ti4 पॉजिटिव क्या होता है? Ti4 पॉजिटिव आपको होता है D0। Ti4 पॉजिटिव क्या होता है? D0। तो यानी कि यहाँ पे आपकी S और D दोनों खाली है, तो यानी कि इसकी
हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, HD3। ठीक है, और क्या हो सकता है, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, MnO4 नेगेटिव, Mn क्या है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn+7। ठीक है, Mn+7 यानी कि D0। ठीक है ना, Mn+7 यानी कि D0 यानी कि S और D दोनों खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, HD3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। उसके बाद आएगा sp2d। sp2d कहाँ होगी, sp2d आपकी D8 में होगी। ठीक है, सबसे पहले तो D8 होना चाहिए। ठीक है, और अगर 3D है, 3D मेटल है, 3D मेटल के साथ क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। 3D मेटल के साथ आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, जैसे कि निकल NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, NiCN4 2 नेगेटिव, यहां पे आपके क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, उसके साथ साथ अगर 3D नहीं, अगर 4D 5D है, 4D 5D के साथ स्ट्रॉन्ग वीक कैसा भी लिगेंड हो दोनों चलेंगे। ठीक है, जैसे कि PtCl4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, यहां पे ये आपके क्या देंगे, ये आपके स्क्वायर प्लेनर देंगे। समझ में आएगी बात। हाँ, अब यहाँ पे डी कौन कौन से इन्वॉल्व है, डी इन्वॉल्व है यहाँ, तो अगर 3D है तो सीधी सी तीनों कौन कौन सी आ जाएंगी, DXY, DYZ और DZX। ठीक है, ये तीनों डी इन्वॉल्व है। और यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, S, PX, PY और DX² - Y²। ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेनर में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, समझ के बात। चलो 4 हो गया, अगले पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टीरिक नंबर अगर आ जाए 5। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आपकी आ जाएगी sp2d2 sp3d आएगी ना। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d। ठीक है, ज्योमेट्री क्या आ सकते हैं, यहाँ से ज्योमेट्री आपकी आएगी, या तो आपकी आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, या फिर आपकी आएगी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, कौन कौन सी ज्योमेट्री आ सकती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल। अब ट्राइगोनल अगर बाइपिरामिडल है तो यहाँ पे आपके sp3 में तो S तीनों P हो गए और D कौन सा होगा, यहाँ पे D आपका DZ² होगा। लेकिन अगर आपका D कौन सा हो जाए, D अगर आपका DX² - Y² आ जाए तो वो स्क्वायर पिरामिडल शेप दे देता है। ठीक है, समझ के बाद। अब इसके लिए ये हो गया आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद इसका क्या था, ज्योमेट्री के बाद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अब TBP के लिए नॉर्मल PCl5। ठीक है, नॉर्मल क्या हो गया, PCl5। और स्क्वायर पिरामिडल के लिए आपका हो गया SbPH5। ठीक है, या फिर AsF5। ठीक है, ये सब आपके क्या देते हैं, ये सब आपके स्क्वायर पिरामिडल देते हैं। अब स्क्वायर पिरामिडल हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल एटम है वो लार्ज होगा और जो साइड एटम होंगे वो साइड एटम स्मॉल होंगे। जब ऐसा कुछ आ रहा है तो वो स्क्वायर पिरामिडल देगा। ठीक है, और स्क्वायर ये TBP, और इसके बारे में और क्या बोल सकते हैं। हाँ, अब जो TBP होता है, ठीक है, TBP होता है, TBP में जो ये बॉन्ड होते हैं इन्हें बोलते हैं हम इक्वेटोरियल। ठीक है, ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, और जो ये होते हैं इन्हें बोलते हैं हम एक्सियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल के बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो आपके थोड़े लंबे होते हैं इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। ठीक है, वो हम कैसे बता सकते हैं, वो हम परसेंटेज एस से बता सकते हैं। परसेंटेज एस से, हाँ, पीछे भी अगर देख रहे हो
पीछे आपने देखा होगा कि जैसे परसेंट sp हाइब्रिडाइज था उसके लिए एंगल कितना था 180 डिग्री, sp2 के लिए 120 डिग्री, ठीक है, और sp3 के लिए 109 डिग्री, ठीक है। ये था ना। जैसे ही यहाँ पे एस करेक्टर कितना है, यहाँ पे एस करेक्टर 50% है, यहाँ पे एस करेक्टर कितना है, यहाँ पे एस करेक्टर आपका आ जाएगा 33%, 33.33, ठीक है। और यहाँ पे एस करेक्टर आपका कितना आ रहा है, एस करेक्टर यहाँ पे आपका आ रहा है 25%। तो जैसे ही आपका एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड एंगल के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड एंगल के। दूसरी चीज sp हाइब्रिडाइज कौन होते हैं आपके, मान लो एक C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये आपका क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। sp2 क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, और सिंगल sp3 हाइब्रिडाइज होगा आपका C सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ की आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे शॉर्ट है, यानी कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतनी ही छोटी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ। तो यहां से मैं और बोल सकता हूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ आ गया, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ आ गया। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लो, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ये आपका वीकेस्ट बॉन्ड है। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, इन तीनों में ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये वीकेस्ट है, यानी कि परसेंटेज एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, ठीक है, ये आपका क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसडी करेक्टर हो गया, ठीक है। इतनी बात हमें यहां से क्या होगी, पता चल गई, ठीक है, समझ में आएगी बात। अब यहां से आ रहा है आपका जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका एंगल कितना है, एक्सियल के लिए, एक्सियल के लिए आपका बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल के लिए जो बॉन्ड एंगल है ये आपका कितना है, इक्वेटोरियल के लिए बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। यानी कि बॉन्ड एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, मोर, और यहाँ पे आपका क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है। अगर परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ पे आपकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम एंगल से बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। चलो ये नोट कर लिया होगा। उसके बाद आता है आपका स्टीरिक नंबर 6। अब स्टीरिक नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है, sp2 क्यों आ रहा है बार बार, sp3d2 और d2sp3 ये हो सकती है। और क्या हो सकती है, p3d3 भी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है, और आपकी हो सकती है HD5 भी हो सकती है, ठीक है। तो जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन ये होती है तब आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तब आपकी ज्योमेट्री क्या आएगी, ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल। और वहीं अगर HD5 की मैं बात करूं तब आपकी ज्योमेट्री क्या आएगी, तब ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो ये आपकी HD5 में आएगी। अब वही बात जैसे SD3 में आई थी ना, जहां पे D0 कॉन्फ़िगरेशन बन रही थी वहां पे, तो ये भी आपका जहां D0 या D1 होता है वहां पे आपका क्या देता है, वो HD5 कॉन्फ़िगरेशन देता है। जैसे कि WCS3 6 हो गया, ठीक है, ZRCS3 6 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे जहां भी आपकी D0 D1 कॉन्फ़िगरेशन यानी d ऑर्बिटल आपकी खाली है, s और d ऑर्बिटल खाली है, वो आपकी क्या देता है, HD5 कॉन्फ़िगरेशन देता है,
ठीक है, समझ के बात। अब sp3d2 और d2sp3, अब sp3 तो आपके नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगी, जैसे कि आपका sf6 हो गया, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं p3d3 की, p3d3 आपकी कहाँ होती है, p3d3 आपकी ज्योमेट्री वहां होती है जहां पे सबसे पहली बात तो अब यहाँ पे s नहीं आ रहा, यानी कि जाहिर सी बात है s में आपका एक लोन पेयर है, ठीक है। तो s में आपका क्या होंगे, एक लोन पेयर होगा, ठीक है। s में लोन पेयर होगा, और वो लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर आपका वो इनएक्टिव होगा, क्योंकि अगर वो लोन पेयर आपका एक्टिव हो गया ना, लोन पेयर अगर आपका एक्टिव हो गया तो वो क्या करेगा, ज्योमेट्री में आपके कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, वो उसकी ज्योमेट्री चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपका क्या है, लोन पेयर क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ रही है, इसमें जो आपका साइड एटम होगा, साइड एटम आपका लार्ज होगा, ठीक है। साइड एटम क्या होगा, लार्ज होगा। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इसका IBr6 नेगेटिव, ठीक है, IBr6 नेगेटिव, ICl6 नेगेटिव, ठीक है। ये आपके किसके, p3d3 की कॉन्फ़िगरेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। यहाँ पे जो I पे एक S में जो लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। वो आपका इसमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो इसलिए ये आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप देता है। समझ गए बात। चलो इसमें, हाँ इसमें और क्या बोल सकते हैं, और कौन कौन से डी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो डी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके डी कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ आपके डी इन्वॉल्व होते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ठीक है। ये आपके डी इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, समझ गए। चलो इसके बाद यहाँ तो सारे ही हो जाएंगे। फिर स्टेरिक नंबर 7, अब स्टेरिक नंबर अगर 7 की मैं बात करूं, 7 क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ठीक है। ये क्या आएगी, sp3d3। अब यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, ज्योमेट्री आपकी हो सकती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एक हो सकती है क्या, पेंटागोनल बाइपिरामिडल और मोनोकैप्ट, मोनोकैप्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक होगी मोनोकैप्ट ऑक्टाहेड्रल। अब डी कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें, डी होते हैं आपके डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ठीक है। ये आपके डी इन्वॉल्व होते हैं किसमें, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, ठीक है। मोनोकैप्ट ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि डी जेड स्क्र और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये दोनों तो होंगे ही, उसके साथ साथ डी एक्स वाई की जगह इसमें या तो डी वाई जेड होगा या डी जेड एक्स आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो ये आपके डी ऑर्बिटल्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल में आपकी सेम वही एग्जांपल क्या आ जाएगा, IF7 आ जाएगा, जैसे IF7 आ जाएगा। अब इसमें ठीक है, ये आपका कुछ पेंटागोनल बाइपिरामिडल इस टाइप से होगा। अब यहाँ पे एंगल क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैं सेम जैसे हमने टीबीपी में देखा था, टीबीपी में क्या था, एक्सियल बॉन्ड बड़े थे और इक्वेटोरियल बॉन्ड थे क्या, शॉर्टर थे, ठीक है, क्यों, एंगल की वजह से। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा इसके लिए, और यहाँ पे ये आपका लेस देन लगभग 72 डिग्री के आसपास आपका ये एंगल होता है। तो अब की बार एंगल छोटा कौन सा हो गया, इक्वेटोरियल वाला हो गया। इक्वेटोरियल वाला अगर एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इक्वेटोरियल की अब की बार बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए बात। उसके बाद हाँ, मोनोकैप्ट ऑक्टाहेड्रल, मोनोकैप्ट ऑक्टाहेड्रल जब आपका क्या हो जाता है, मान लो XCF6,
ये आपका क्या देता है, ये आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप देता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। अब डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप क्यों आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लोन पेयर होता है, जो एस में लोन पेयर आता है, वो लोन पेयर एक्टिव होता है, ठीक है, वो लोन पेयर क्या होता है, वो एक्टिव होता है, इसलिए वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप देता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3, ठीक है, समझ गए। चलो आगे 8 स्टीरिक नंबर पे देख लेते हैं। 8 स्टीरिक नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d4 या फिर sp3d3f, ठीक है, sp3d4 sp3df d3f, ठीक है। यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, या तो आपकी आएगी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है, या फिर डोडेकाहेड्रल, ठीक। और वहीं sp3df अगर आ जाए तो वहां आपकी ज्योमेट्री आ जाती है क्यूबिक, ठीक है, यहाँ आपकी क्या आ जाती है, ज्योमेट्री क्यूबिक आ जाती है। उसके बाद अगर इसमें मैं डी की इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करूं तो डी कौन कौन से होंगे, तीनों डी तो आपके है ही है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीन तो होंगी। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक पहले भी हम क्या देख रहे हैं, जहां भी आपका स्क्वायर आ रहा है ना, वहां आपकी कौन सी ज्योमेट्री आ रही है, जो कौन सी डी आ रही है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। डोडेकाहेड्रल में आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह डी जेड स्क्वायर आ जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका होता है IF8 नेगेटिव, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, IF8 नेगेटिव। और यहाँ पे आपके तीनों डी होती हैं और एफ कौन सा आता है, FXYZ आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इसका मेरे को अभी ध्यान दिया, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद नाइन्थ क्या होगा, sp3d5, sp3d5। अब sp3d5 कौन सा हो सकता है, अगर हम स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में क्या कर रहे हैं, एक कैप लगा दे, यानी कि मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा XCF8 2 नेगेटिव, XCF8 2 नेगेटिव। और क्या हो सकता है, 3 कैप लगा दे, ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। एग्जाम्पल क्या होता है, ReH8 2 नेगेटिव, ReH8 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके क्या होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन 5 और 4 9 आएगा ना, ReH9 आएगा, ठीक है, ReH9 आएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो हुई वो खत्म हुई। अब कई बार क्या होता है आपके, जैसे कि आपका मॉलिक्यूल हो गया SnF3, यहाँ पे अगर मैं स्टीरिक नंबर से कैलकुलेट करना चाहूँ, स्टीरिक नंबर से अगर मैंने कैलकुलेट किया तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 वो हो गए, ठीक है। और मोनोवैलेंट कितने हैं, 3, तो 6 और 3 9 डिवाइड बाय 2, ये आपका 4.5 आ गया। यानी यहाँ से तो जाहिर सी बात है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हाइब्रिडाइजेशन। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किससे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड से कैलकुलेट करेंगे। और इसका एक और चीज में क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके साइड एटम है ना, उनके हम ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, साइड एटम के क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि सल्फर है, सल्फर के पास आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास पहले ही 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर ये एक एक बॉन्ड यहाँ पे बना ले तो क्या हो गया, 2 और 6 वो थे, ठीक है। टोटल 8 फ्लोरीन के सारी ऑक्टेट आपके क्या हुई, कंप्लीट हुई। उसके बाद नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन के पास कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इसके पास ये है। अगर यहाँ पे ये इन तीनों के साथ क्या करते, बॉन्ड बना दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 2 8,
यानी कि नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हुए। अब सल्फर की अगर मैं बात करूँ, सल्फर के पास साथ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग रहा है, ठीक है। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से एक्साइटेशन हो सकती है, तो वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। समझ में बात। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना, अगर मैं मेरे को क्या गिनना है, सिग्मा बॉन्ड गिनना है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना है, एक यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, यानी कि ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज होके इसकी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, जहां पे आपका स्टीरिक नंबर नहीं लग रहा है, ठीक है। समझ गए बात। चलो इसके बाद आपके क्या आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन खत्म हुई, इसके बाद आपके रूल्स आते हैं क्या, एक आता है आपका बेंट रूल, ठीक है, और एक आता है ड्रैगो रूल। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बेंट रूल आपका क्या बोलता है, बेंट रूल आपका बोलता है कि जिसके पास जो चीज पहले ही है ना ऑलरेडी, उसको क्या है, उसको वो नहीं चाहिए। अब सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बाइक है, अच्छी खासी बाइक है, बुलेट है तेरे पास, ठीक है, बुलेट है, कोई पल्सर है, कोई भी है, कोई भी अच्छी खासी बाइक है तेरे पास। अब तेरे को क्या है, तेरे को वही बाइक चाहिए दोबारा, नहीं चाहिए ना, क्या चाहिए, कार चाहिए, ठीक है ना। तो सेम बात है, अब अगर किसी के पास मान लो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पहले ही बहुत ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर उसके पास ऑलरेडी है, तो उसको क्या रिक्वायर होगा, उसको क्या चाहिए, अब उसको परसेंटेज पी चाहिए ना, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए, उसको परसेंटेज पी चाहिए। अगर किसी के पास परसेंटेज पी ऑलरेडी है तो उसको परसेंटेज एस चाहिए, है ना। तो ये बात है, ये आपकी जनरली ये आपका रूल हम कहाँ लगाते हैं, ये या तो टीबीपी में लगाते हैं या पेंटागोनल बाइपिरामिडल में लगाते हैं। ये क्या बोलता है कि जैसे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ऑलरेडी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, ऑलरेडी क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो वो किस पोजीशन पे जाएंगे, जहां पे परसेंटेज पी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें क्या चाहिए, परसेंटेज पी चाहिए, ठीक है। समझ में आएगी बात। जैसे कि अगर मैं टीबीपी की बात करूं, टीबीपी के लिए क्या था, जो एक्सियल बॉन्ड थे, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड में क्या था, एक्सियल बॉन्ड में आपका एंगल क्या था, कम था, एंगल कम था, इन परसेंटेज एस कैरेक्टर कम था। परसेंटेज एस अगर कम था, परसेंटेज एस कम था, यानी कि वहां परसेंटेज पी क्या होगा, ज्यादा होगा। वही अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं, इक्वेटोरियल पे क्या था, परसेंटेज एस आपका ज्यादा था और परसेंटेज पी क्या था, वहां पे कम था। अब कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर पहले ही है, उसको क्या चाहिए, परसेंटेज पी चाहिए। तो यानी कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो आपके एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। वहीं पीबीपी में इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पीबीपी में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एंगल वहां पे उल्टे हो जाते हैं। एंगल उल्टे का मतलब वहां पे एक्सियल का एंगल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इक्वेटोरियल का एंगल क्या होता है, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। वही, और अगर मैं लोन पेयर की बात करूं, तो जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर्स में रिपल्सन होती है ना, लोन पेयर है, चार्ज है। अब लोन पेयर क्या चाहेंगे, लोन पेयर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन चाहेंगे, लोन पेयर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन चाहेंगे, ठीक है, ताकि थोड़े स्टेबलाइज हो जाए। अब अट्रैक्शन कहाँ मिलेगी उन्हें, अट्रैक्शन उन्हें जहां पे एस ज्यादा होगा, जहां पे एस ज्यादा होगा, परसेंटेज एस ज्यादा होगा, वहां पे अट्रैक्शन मिलेगी ना। क्यों, क्योंकि एस क्या होता है आपका, एस आपका स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। एस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगती है, एस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगती है, तो जहां पे आपका एस ज्यादा होगा लोन पेयर आपके वहां जाएंगे,
ठीक है। तो अगर मैं एक्सियल की, अगर मैं यहाँ पे टीवीपी की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन में एस ज़्यादा होता है, तो जितने भी लोन पेयर होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। समझ में आई बात। तो ये आपकी छोटी सी कहानी थी बेंट रूल की। अब अगर मैं ड्रैगो रूल की बात करूं, ड्रैगो रूल क्या बोलता है? ड्रैगो रूल बोलता है कि जरूरी नहीं है सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन में जाए, ठीक है। अब जिसको जरूरत है वही तो जाएगा ना, जिसको जरूरत ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में जाने की वो क्यों जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में क्यों जा रहे हैं? रिपल्सन हो रही है, रिपल्सन की वजह से अब तंग आ गए, किसी से तंग आ गए तभी तो जाएंगे ना सॉल्यूशन के लिए। अब अगर तंग ही नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्यों जाएगा कोई, है ना। तो ये जनरली किसके लिए होता है? 15 और 16 ग्रुप के लिए होता है। और अगर आपका सेंट्रल एटम क्या होता है? लार्ज होता है। सेंट्रल एटम अगर आपका लार्ज हो, यानी कि आपका ये थर्ड पीरियड और उससे आगे का हो, ठीक है। थर्ड पीरियड और उससे आगे का कोई भी अगर आपका क्या हो, सेंट्रल एटम हो, और जो साइड एटम हो वो क्या हो? स्मॉल हो, ठीक है। जैसे कि ज्यादातर हाइड्रोजन ही होता है, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी 2.5 से कम होता है, बस ये सब है, ठीक है। तो जब मेन बात यही है, ठीक है, जितने भी हैं मैं वो सारे बता दूंगा। तो सेंट्रल एटम आपका लार्ज हो, साइड एटम आपका क्या हो? स्मॉल हो, ठीक है। तो वहां पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जैसे कि कौन कौन हो गए? PS3, ASS3, SBS3, BIS3, ठीक है, और H2S, H2SC और H2TE, ठीक है। इनमें आपकी क्या होती है? इनमें आपकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। इनमें आपकी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, यानी कि यहाँ आपका एंगल क्या रहेगा? यहाँ आपका मान लो ये अगर एक फॉस्फोरस है तो एक आपका यहाँ लग गया हाइड्रोजन, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, ठीक है। किस पे? 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं ये, किस पे? 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है। यहाँ वैसे एग्जैक्ट 90 नहीं होता, यहाँ आपका कितना होता है? 94 के आसपास होता है, और यहाँ आपका 90 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो 90 डिग्री को अप्रोच करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल की 90 क्यों और यहाँ 94 क्यों? क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस का साइज थोड़ा छोटा है, तो थोड़ी सी रिपल्सन क्या हो सकती है? हो सकती है, थोड़ी सी रिपल्सन होगी तो ये थोड़ा सा इस साइड आएगा, ये थोड़ा सा इस साइड आएगा, और एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं सेंट्रल एटम को बहुत ही बड़ा कर दूं, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया कि वो इतनी दूर दूर है, उनमें कोई भी रिपल्सन है ही नहीं है, तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें क्या होती है? आपकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, तो ये दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलता है? ये आपका ड्रैगो रूल बोलता है, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद फिर आती है आपकी VSEPR थ्योरी। इसके बाद आती है VSEPR थ्योरी, और एक आती है NBEPR थ्योरी, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी क्या बोलते हैं? VSEPR यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है, यानी कि जितने भी लोन पेयर हों या फिर बॉन्ड पेयर हों, ठीक है, उनकी वजह से ही जो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिसाइड होगी, उनकी वजह से ही जो आपकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी, मतलब उनके बीच जो भी रिपल्सन होगी वो एक एग्जैक्ट ऐसी पोजीशन में आएंगे जहां उनमें क्या हो? रिपल्सन मिनिमम हो, ठीक है, जहां उनमें क्या होती है? रिपल्सन मिनिमम होती है। और इसके अकॉर्डिंग जो लोन पेयर रिपल्सन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती है, और फिर आपकी बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती है, ठीक है। और अगर बॉन्ड पेयर में भी आपके 3 आ जाते हैं,
जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो ट्रिपल बॉन्ड की रिपल्सन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की और फिर सिंगल बॉन्ड की। ठीक है। और अगर मैं लोन पेयर की भी अगर बात कर लूँ तो लोन पेयर इन दोनों के कहीं बीच में आ जाता है। तो यहाँ अगर लोन पेयर यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की रिपल्सन आपकी लोन पेयर से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, फिर आपकी सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो ये बोलता है कि इनमें जब भी आपका एक कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर आपके लोन पेयर भी होंगे, बॉन्ड पेयर भी होंगे, उनके बीच में आपस में रिपल्सन होंगे, तो वो एक एग्जैक्ट ऐसी पोजीशन डिसाइड कर लेंगे अपने लिए जहां पे उनमें मिनिमम क्या होगी, रिपल्सन होगी। ठीक है। और एंगल अगर हमें पता करना है तो हम इस हिसाब से पता करेंगे कि जो लोन पेयर रिपल्सन होगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगी, फिर बॉन्ड पेयर होगी। ठीक है। उसके बाद और क्या बोलता है, और ये बोलता है कि जो आपका सेंट्रल एटम और जो साइड एटम होगा उसका साइज और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे भी आपके बॉन्ड एंगल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। जैसे कि मान लो अगर सेंट्रल एटम का जो साइज है वो बड़ा है, सेंट्रल एटम का जो साइज होगा अगर वो बड़ा होगा, ठीक है, एक तो मान लो ये हो गया, ठीक है, एक हो गया ये, तो यहां पे अगर इसके यहां पे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल लगे हैं और इसके यहां पे दो मॉलिक्यूल लगे हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये रिपल्सन कुछ ज्यादा होगी, यहां पे क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगी इन दोनों के बीच। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, यहां रिपल्सन इतनी नहीं होगी क्योंकि साइज इतना बड़ा हो जाए ना, तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा पास आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा पास आ सकते हैं। अब मान लो इससे भी अगर मैं बड़ा साइज ड्रॉ करूं इतना, तब यहां पे अब देख लो, अब ये और पास आ सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, यानी कि सेंट्रल एटम जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल आपका क्या हो सकता है, बॉन्ड एंगल आपका उतना ही छोटा होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं साइड एटम की, तो साइड एटम आपका वहीं अगर मैं साइड एटम की अगर बात करूं, ये सेंट्रल एटम लगभग सेम साइज के है, यहां पे साइड एटम कुछ इस साइज के है और यहां पे साइड एटम इस साइज के है, तो यहां पर जाहिर सी बात है रिपल्सन ज्यादा होगी, रिपल्सन ज्यादा होगी, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और एंगल क्या होगा, एंगल आपका इंक्रीज होगा। तो यानी कि साइड एटम का जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड एंगल के। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अगर, हाँ, मान लो यहां पे हमारे पास है OH और H, ठीक है, और एक आपका OF और F। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो सेंट्रल एटम के थोड़ा पास लाई करेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। अब जितना ये पास होंगे तो इनमें क्या होगी, अब रिपल्सन होगी, इनमें रिपल्सन होगी तो ये एंगल आपका थोड़ा क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लाई करेंगे, यहाँ लाई करेंगे। अब ये काफी दूर है एक दूसरे के, पहले ही काफी दूर है तो कोई रिपल्सन नहीं होगी, कोई रिपल्सन नहीं होगी, तो यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे जो हमें VSEPR थ्योरी से पता लगे और यहाँ से हम जो ज्योमेट्री है वो इजीली, ज्योमेट्री और शेप है वो इजीली निकाल पाए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले एक बार NBEPR थ्योरी देख लेते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, बैटरी डाउन हो गई थी। NBEPR थ्योरी, अब NBEPR थ्योरी क्या बोलती है, ये होती है आपकी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना
उनकी वजह से क्या होगा, अब की बार आपकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगी। ठीक है, ये आपकी सबसे पहले ये आपकी थ्योरी लगती कहाँ है, जहाँ पे आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम आपका बहुत स्मॉल साइज का होगा और जो साइड एटम होंगे, साइड एटम आपके लार्ज होंगे। ठीक है, साइड एटम क्या होंगे, साइड एटम लार्ज होंगे, वहां आपकी थ्योरी क्या होगी, अप्लाई होगी। ठीक है, कैसे, अब इसमें क्या होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। जैसे कि मैंने OCl2 ले लिया, OCl, अब Cl, अब OCl2 कैसे है, इसको हम मान सकते हैं कि O ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास एक बॉल है, एक कोई भी टेनिस बॉल है, ये आपकी एक टेनिस बॉल है, उसकी साइड में क्या 2 फुटबॉल लगी है, एक टेनिस बॉल पे 2 फुटबॉल लगा दी। अब फुटबॉल क्या होगी, बहुत बड़े साइज की होगी, तो जाहिर सी बात है आपस में हिंड्रेंस होगी। उसके साथ साथ क्या होगा, अब Cl के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है। ठीक है, यानी इन दोनों फुटबॉल के पास अपने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगी, आपस में रिपल्सन करेंगी। अब यहाँ पे रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, ये आपका इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा, और जो एंगल होगा थीटा, वो थीटा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंगल थीटा क्या होगा, थीटा आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो एंगल होगा, एंगल में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको NBPR थ्योरी से समझनी थी। और ये कहाँ लगानी है, ये वहाँ लगानी है जहाँ पे सेंट्रल एटम आपका छोटा होगा और साइड एटम आपके बहुत बड़े होंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे एंगल बताना है थीटा। ठीक है, थीटा किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। तो हमने देखा था कि जैसे ही परसेंटेज एस करैक्टर आपका इंक्रीज हो रहा था, वहां आपका क्या हो रहा था, थीटा जो बॉन्ड एंगल है वो भी इंक्रीज हो रहा था। क्यों, अगर sp2 और sp3 हम जा रहे थे, यहाँ 180 डिग्री का एंगल था, यहाँ कितना था 120 डिग्री का था, और यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट का था। ठीक है, क्या हो रहा था, परसेंटेज एस करैक्टर यहाँ कितना, यहाँ 50% है। ठीक है, यहाँ 33% है लगभग। ठीक है, और यहाँ कितना है, 25% है। अब परसेंटेज करैक्टर क्या, परसेंटेज एस करैक्टर आपका कम हो रहा है, तो एंगल भी आपका कम हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन देख लेता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से मेरे को कुछ आइडिया लग जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अब स्टीरिक नंबर इसका कैलकुलेट करेंगे 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, मोनोवैलेंट कोई है ही नहीं, कैटायनिक चार्ज माइनस करेंगे तो 5 - 1 4, 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया आपका 2 यानी कि ये आ गया sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 + 1 6, क्योंकि अनायनिक चार्ज है ना अब की बार, 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 का मतलब क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, यहाँ भी क्या आ रहा है 3, तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। उसके बाद 5 और 4, अब की बार मोनोवैलेंट एटम है, 5 और 4 9, 9 - 1 8, 8 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 5 और 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा, तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पता चल गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन से इसका एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो NO2 पॉजिटिव का एंगल पहले सबसे बड़ा आ गया। उसके बाद मैं इन दोनों की बात करता हूँ, sp2 आएंगे ना उसके बाद। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखूँ, NO2 का कैसे होगा, NO2 का लगभग आपका N डबल बॉन्ड O और एक आपका क्या होगा, लोन पेयर होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा, NO2 नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, इसका बनाऊंगा तो N डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका लोन पेयर आ रहा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसकी रिपल्सन होगी तो जो ये एंगल होगा, एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये एंगल होगा NO3 नेगेटिव का वो ज्यादा होगा, उसके बाद NO2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, सेम बात अगर मैं यहाँ देखूँ, NH3 में क्या होगा, एक लोन पेयर है, और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव में कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, NH4 आपका क्या आ जाएगा, H H H H। ठीक है, और ये पॉजिटिव।
ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ एक लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या होगी, रिपल्सन होगी, और इसका एंगल आपका परफेक्ट है, तो ये तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और इसका रिपल्सन की वजह से लोन पेयर आएगा तो रिपल्सन आएगी, उन रिपल्सन की वजह से इसका एंगल कितना, लगभग 160 डिग्री के आसपास चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, फिर आप लोन पेयर भी देख सकते हो। जिसमें लोन पेयर है तो यानी लोन पेयर रिपल्सन से एंगल क्या कर देगा, कम कर देगा, तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा NH3। ठीक है, समझ के बात। चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। NH3 अभी निकालना था, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, ASH3 और PH3 क्या होगी, sp3 नहीं, ये दोनों क्या हैं, ये आपके ड्रैगो हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल है ना ये, इनमें क्या होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ही नहीं। उसके बाद OF2 भी आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। NCl3 भी आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो अब एंगल कैसे देखें, अब जहां पे ड्रैगो आ गया, ड्रैगो का तो सबसे कम एंगल होगा, ठीक है, ड्रैगो का सबसे कम होगा तो इनको तो सबसे कम लिख दो। अब इन दोनों में से भी कम किसको होगा, ज्यादा किसको होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे PH3, ASH3, SbH3, जैसे हम नीचे जा रहे हैं, नीचे सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम बड़ा हो रहा है, सेंट्रल एटम बड़ा हो रहा है, तो यानी साइड वाले एटम क्या होंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे थोड़ा। लेकिन जब सेंट्रल एटम का साइज थोड़ा छोटा होगा तो साइड वाले एटम में थोड़ी सी रिपल्सन होगी, कुछ ना कुछ, इसकी वजह से इसका एंगल थोड़ा सा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और इसका यहाँ तक जब नीचे तक जाते जाते ये अप्रोच करता है 90 डिग्री को, यानी नीचे एंगल क्या होगा, छोटा होगा, ऊपर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो PH3 का एंगल बड़ा होगा और ASH3 का उससे भी छोटा होगा। तो ये दोनों हो गए। अब बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक लोन पेयर आ रहा है, ठीक है, यहाँ आपके दो लोन पेयर आ रहे हैं, और यहाँ भी आपका एक लोन पेयर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जहां दो लोन पेयर है वहां रिपल्सन ज्यादा होगी, रिपल्सन ज्यादा होगी, तो वहां ये क्या है आपका OFF, ठीक है, यहाँ पे आपके कितने हैं, दो लोन पेयर है, ठीक है, दो लोन पेयर है, तो ये यहाँ से भी और यहाँ से भी इस एंगल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसके बाद आ जाएगा आपका ये OF2। अब बारी आती है NH3 की और NCl3 की और NH3 की। अब NH3 और NClH3 को अगर मैं देखूं, एक है NHHH, ये हो गया NH3, और NCl3 NCl और ये। अब यहाँ क्या हो रहा है, साइड एटम बढ़ा रहा है, साइड एटम बड़े आगे तो क्या हो गया, सेंट्रल एटम क्या है, छोटा है, साइड एटम बड़े आगे तो NBPR लग जाएगा, NBPR की वजह से इसका एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा एंगल क्या आएगा, NCl3 का आएगा। तो NCl3 का एंगल सबसे बड़ा हो गया, और फिर आ गया आपका NH3। ठीक है, समझ के बात। आगे हाँ, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, शेप और स्ट्रक्चर दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले IO2F। अब IO2F का अगर मैं स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, IO2F के लिए स्टीरिक नंबर आएगा हाफ ऑफ I है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, एक, यानी कि 1, चार्ज कोई है नहीं, यानी कि क्या आ गया 8/2 यानी 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे तो ये आपका कुछ I, अब लगे कितने हुए हैं, 3, ठीक है, साइड आइटम कितने अपने पास, 3 साइड आइटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि एक क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे एक आपका क्या आ गया, लोन पेयर, एक O और F। ठीक है,
ये आपका हाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड 2 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से हो गया, इस टाइप से हो गया। इसका मतलब क्या है, ये आपकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इसकी है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या है, शेप इसकी क्या होगी, पिरामिडल, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहां से मेरे को आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री और शेप का डिफरेंस बताना था। टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये क्या है ज्योमेट्री, और शेप क्या है पिरामिडल। ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क है, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, ठीक है। लोन पेयर को काउंट करके तो जो भी आपकी ज्योमेट्री आ रही है वो आएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हम शेप पूछा गया तो शेप में क्या करेंगे, शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो ये आपका बिना लोन पेयर के ये कुछ पिरामिडल शेप बन रहा है, ठीक है। तो वो आपकी शेप आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलो अब SOCl4, SOCl4 के लिए स्टीरिक नंबर क्या आएगा, स्टीरिक नंबर आ जाएगा हाफ ऑफ 6 + 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10/2 यानी कि 5, 5 का मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइज, sp3 डिहाइब्रिडाइज का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब ये स्क्वायर पिरामिडल क्यों नहीं आया, स्क्वायर पिरामिडल के लिए सेंट्रल एटम आपका बड़ा होना चाहिए, साइड एटम आपके छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो साइड एटम यहाँ पे आपके बड़े हैं, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज आ रही है, यहाँ पे जो ये सल्फर है, ठीक है। अब एक Cl आ गया, एक Cl आ गया, ऊपर एक Cl आ गया, एक Cl आ गया, एक डबल बॉन्ड O आ गया, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। और एक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सियल पोजीशन पे भी तो रख सकता हूँ डबल बॉन्ड को, ठीक है। डबल बॉन्ड को मैं एक्सियल पे रखूंगा या डबल बॉन्ड को मैं इक्वेटोरियल पे रखूंगा। तो ये आपका जब भी कोई भी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मैंने आपको बताया था भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कहाँ होंगे, जहां आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है वहीं आएंगे। सिमिलरली जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड भी आपका, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होंगे वो भी आपके कहाँ आएंगे, जहां पे आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां ज़्यादा होगा तो TBP में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। हाँ भाई, ये लगभग बता दिया था, चलो दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। एक वो था कि जो TBP में है वो डबल बॉन्ड और लोन पेयर ये सब क्या आते हैं, ये जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर है वहाँ ज़्यादा आते हैं, यानी कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। और वहीं अगर मैं PBP की बात करूँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, वहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ होता है, एक्सियल पे होता है, तो वो क्या आते हैं, एक्सियल पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। इतनी सी बात थी। उसके बाद आपका आता है XgO3 OSO2F। अब ये क्या है, OSO2F आपका ये क्या है, कुछ नहीं, ये एक मोनोवैलेंट स्पीशीज है। कैसे, सल्फर इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है, एक डबल बॉन्ड O, ठीक है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, और ये आपका आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं, क्या करो, जो भी साइड एटम है, साइड एटम की क्या करो, सबकी साइड एटम की वैलेंसी ऑक्टेट क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी और सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आपकी शेप सही है। अब ये एक मोनोवैलेंट है, तो एक्सी कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 8 और 2 10, 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5, यानी कि ये sp3d आ जाएगा। और ये क्या है, TBP शेप है। तो इसका क्या आएगा, ये आपका नेट में आया था, तो इसकी शेप पूछी हुई थी ना कि ज्योमेट्री। तो अगर मैं इसकी शेप बनाना चाहूँ, इसकी शेप आपकी कुछ किस टाइप से आएगी, OSO2F, ठीक है। OSO2F एक O के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी आपका O और OSO2F, ठीक है। ये हो गया। अब एक ऑक्सीजन बचा, यानी कि वो क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो। अब इसके बाद 1 2 3 4 हो, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर। तो ये आपके 2 लोन पेयर है, ठीक है। और ये आपकी क्या आ जाएगी, T शेप आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी क्या थी, T शेप थी। उसके बाद अब CH3 और CF3 का अलग है। इसकी CH3 आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है,
लेकिन CF3 आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि CF3 के साथ क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव क्या करेंगे, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपका S और P के बीच में गैप घटेगा। S और P के बीच में गैप घटेगा तो उसकी वजह से उनकी क्या होगी, एनर्जी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर होने की वजह से उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इजीली हो जाती है। इसकी वजह से जो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन वही ऐसा इसमें CH3 में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए जो यहाँ पे जो आपका रेडिकल होता है वो प्योर P में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्योर P में एग्जिस्ट करने की वजह से ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब लास्ट में बात करूं ClO3 और ClO2 नेगेटिव, ClO2 रेडिकल की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम रेडिकल को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेडिकल को कंसीडर ही नहीं करते। कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ClO2 रेडिकल आपका कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इसका बड़ा भाई है। अगर कोई बड़ी चीज आपके पास है तो क्या करोगे, छोटी को नेगलेक्ट कर दोगे। तो यहाँ इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक ये लोन पेयर, यानी कि 3 का मतलब sp2। समझ में आई बात। वहीं अगर मैं ClO3 रेडिकल की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो जो बचा कुचा है वो बचा कुचा यही है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो 1 2 3 और 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद हम क्या करते हैं, MOT देखते हैं। अब MOT क्या बोलती है, MOT बोलती है, MOT में आपका होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि अब हमने क्या पढ़ा था, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, एक ही एटम की 2 सिमिलर एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल थी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, एक ही एटम था, एक एटम की 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एनर्जी की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या करती थी, वो कंबाइन करके क्या बनाती थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती थी। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती थी। लेकिन MOT में क्या होता है, MOT में आपके एटम्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन 1 एटम। यानी कि अब की बार क्या हो रहा है, अलग अलग एटम की सिमिलर एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल अब क्या करेंगी, कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगी, हाइब्रिड मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगी। यानी कि मोर देन 1 एटम की क्या होगी, जो सिमिलर एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी, वो क्या करेंगी, वो कंबाइन होके मोलिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, कितनी, इक्वल नंबर। ठीक है, वो क्या बनाएंगे, मोलिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी जो कि सेम नंबर होगा उनका भी। ठीक है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस शायद समझ आया होगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था, एक ही एटम था। ठीक है, उसी की क्या थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी जिनकी सिमिलर एनर्जी थी, वो कंबाइन हो रही थी, और जितनी कंबाइन हो रही थी उतनी ही आपकी क्या बना रही थी, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही थी। लेकिन MOT में क्या आ रहा है, अब की बार एटम हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, और उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि सिमिलर एनर्जी की है। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके उतने ही नंबर की आपकी मोलिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s ऑर्बिटल होती है ना, हाइड्रोजन के पास आपकी 1s ऑर्बिटल होती है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ भी आपकी क्या है, 1s ऑर्बिटल है और इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करेंगी, ये दोनों कंबाइन करेंगी, कंबाइन करके एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगी और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगी। ठीक है, यानी कि
एक यहाँ पे आपकी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन होकर उन्होंने आपकी दो मोलिकुलर ऑर्बिटल दी, ठीक है। एक दी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक दी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग कहाँ से आती है? जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपकी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है। जैसे कि मान लो ये एस था आपका, ठीक है, ये सारा पॉजिटिव था, ठीक है। ये दूसरे एस के साथ कंबाइन हुआ, ये भी पॉजिटिव था। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एक बड़ी मोलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे, ठीक है। ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एंटी बॉन्डिंग आपकी किसके कॉम्बिनेशन से आती है? वो आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा? जैसे मान लो एक तो आपका एस था वो पॉजिटिव था, दूसरा आपका एस था वो क्या था? नेगेटिव था। तो ये कंबाइन होके कुछ इस टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या होता है? एक नोडल प्लेन होता है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मिनिमम या फिर 0 बोल सकते हो, वो होती है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है सिग्मा स्टार, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है सिग्मा स्टार। अब हाँ, अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव से बनी है, ठीक है। अट्रैक्शन है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? डाउन होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे कम होगी। और जितनी इसकी कम होगी एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव से बनी है, ठीक है। वहां पे रिपल्सन है तो इसकी वजह से उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ के बाद अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ जाएंगे। और ये आपकी किसके लिए होती है? ये इनको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो ये आपका क्या बताता है? ये बॉन्ड ऑर्डर बताता है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर कैलकुलेट करें तो 2 माइनस 0 2 डिवाइड बाय 2 1, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जीरेड अनजीरेड मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में बताया था। जीरेड अनजीरेड वही होते हैं जहाँ पे जीरेड आपका होता है जहाँ पे आपका आई प्रेजेंट होता है, और अनजीरेड आपका होता है जहाँ पे आपका आई एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे जो ये सिग्मा है, सिग्मा आपका यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से सारा सेम है, यानी कि आई यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको हम सिग्मा यू भी बोल देते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ जाएंगे नेगेटिव, यहाँ जाएंगे पॉजिटिव, यानी कि आई यहाँ पे एब्सेंट है तो इसको सिग्मा स्टार को हम सिग्मा अनजीरेड भी बोल देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब मैंने आपके लिए एक जनरल बना रखा है, ठीक है। जनरल हमारे पास कोई दो एटम है, ठीक है। मान लो मैं कोई भी O2 ले लेता हूँ, ठीक है। O2 के लिए क्या होगा? O2 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिमिलर एनर्जी कंबाइन होगी? 1s के साथ कंबाइन करके एक सिग्मा बनाएगा, सिग्मा ऑफ 1s, ठीक है। और एक बनाएगा सिग्मा स्टार ऑफ 1s, ये होगा आपका सिग्मा स्टार ऑफ 1s, ठीक है। उसके बाद फिर 2s कंबाइन करके सिग्मा ऑफ 2s बनाएगा और एक बनाएगा सिग्मा स्टार ऑफ 2s, ठीक है। उसके बाद आती है 2p की बारी। अब 2p में हमारा क्या क्या होता है? 2px 2py 2pz, ठीक है। तो जो 2pz होता है, 2pz कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एक सिग्मा 2pz बनाएंगे और एक बनाएंगे सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार
2pz, ठीक है। और अब पाई एक्स सॉरी 2px और 2py क्या करेंगे, जेड एक्सिस क्या लोग, जेड एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो वो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो जो px और px कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक पाई ऑर्बिटल, py और py कंबाइन होके दूसरी पाई ऑर्बिटल बनाएंगे। तो px और py कंबाइन होके 2 पाई 2px और पाई 2py बनाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग होगी, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर फिल करें तो ये आपके कुछ इस टाइप से हो गए, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 4 8, 6 7 और 8, ठीक है। तो ये आपका O2 का MOT डायग्राम आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं O2 के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं, ये तो आपके कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है 2 इसमें भी है, तो यहाँ से आ जाएंगे 2 4 6, यानी 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइड बाय 2, तो 4/2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ से हम जनरली ठीक है, तो यहाँ से हम अगर एनर्जी लेवल लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1s है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s है, फिर सिग्मा 2s है, फिर सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है। उसके बाद फिर सिग्मा 2pz है, और फिर पाई 2px और पाई 2py है, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है, और फिर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, ये आपका आया नॉर्मल एनर्जी लेवल, ठीक है। नॉर्मल एनर्जी लेवल ये आया, लेकिन मैंने आपको पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बताया था कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ से एक बॉर्डर लाइन जाती है, यहाँ पे आपकी कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तो आपका यही ट्रेंड क्या होगा, फॉलो होगा, यानी O2 F2 इन सब के लिए यही ट्रेंड फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी होती है sp मिक्सिंग, ठीक है। sp मिक्सिंग होने की वजह से तो जो ये 2 एनर्जी लेवल होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि ये आगे चला जाता है, ये पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो sp मिक्सिंग और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनके केस में, इन सब के केस में क्या होती है, इन सब के केस में आपकी क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है। sp मिक्सिंग, जब भी आपका sp मिक्सिंग का केस आएगा तो sp मिक्सिंग के टाइम आपके जो एनर्जी लेवल होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px और पाई 2py, और फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। उसके बाद फिर वही सेम पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और उसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये आपका sp मिक्सिंग का केस है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल केस है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये तो थी, अगर आपके ये कुछ इस टाइप से आ जाए B2, C2, N2, O2, F2, ठीक है, उन सब केस में आपका ये चलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास क्या है, हाँ, एक यहाँ से होमोलूमो का भी कंसेप्ट बता देता हूँ। होमोलूमो, अगर कई बार होमोलूमो से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि तो आपका होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सी है, ये है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी होमो होगी। होमो में आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में। और वहीं जो ये होगी, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी लूमो होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आते हैं, जैसे मान लो वो बोल देंगे N2 पॉजिटिव बोल देंगे,
तो बताओ भाई N2 पॉजिटिव की होमो सबसे पहली बात, या होमो या लूमो कौन सी होंगी, और उनके होमो लूमो में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी टाइप से आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है। उसके बाद ये तो थी इनकी बात, लेकिन अगर आपके दो ऐसे केस आ जाएं, यानी मान लो अगर एक C और O आ गया। अब C के केस में तो क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है, और O के केस में कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका MO डायग्राम कैसे बनेगा, एक बार वो और देख लेते हैं। अब CO का केस कैसे होगा, यहाँ पे C है और यहाँ पे मैं O ले लेता हूँ, ठीक है। अब C और O में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा, मैंने आप पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बताया था कि जैसे हम यहाँ से वहाँ जाएंगे पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डेल्टा E बढ़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अट्रैक्शन की वजह से जो इसके एनर्जी लेवल होंगे वो क्या जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। यानी इसके एनर्जी लेवल यहाँ पे अगर इसका 2p कुछ यहाँ पे है, ठीक है, और 2s यहाँ है, और 1s छोड़ दो, 1s वो कंबाइन होकर उसका कुछ है नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका 2p यहाँ है तो इसका 2p थोड़ा नीचे लाई करेगा, इसका 2p कहाँ थोड़ा सा नीचे लाई करेगा, ठीक है। और अगर इसका 2s यहाँ है तो इसका 2s और ज़्यादा नीचे लाई करेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डेल्टा E होगा वो ज़्यादा होगा पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के इसके मुकाबले, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो सबसे पहले हमने देखा भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके लिए एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन के केस में आपकी sp मिक्सिंग होती है, ठीक है। S और P मिक्स हो जाते हैं, S और P मिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ से ये S और P अगर मिक्स हो जाएंगे, कौन से मिक्स होंगे, S और PZ मिक्स होगा ना, ठीक है, क्योंकि उन दोनों की सिमेट्री सेम, हम Z क्या लॉन्ग ले रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने Z लिया, तो इसकी वजह से तो एक S और एक P अगर मिक्स हो रहा है तो sp बनाएंगे, तो यहाँ ये दो sp-Z बनाते हैं, ठीक है, दो sp-Z। अब ये तो आपका चला गया, यहाँ से आपका एक pz चला गया, ठीक है, तो ये आपका यहाँ px बचा और एक py बचा, ठीक है, समझ गए। कार्बन क्या था, 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। ऑक्सीजन था 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी मिक्सिंग होगी ना वो सिमिलर एनर्जी में होगी, ठीक है, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी वो सिमिलर एनर्जी में होनी जरूरी है। तो यहाँ पे इस sp के साथ सिमिलर एनर्जी में कौन सा 2p आ रहा है, ठीक है। 2s कहाँ चला गया, 2s बहुत नीचे चला गया, तो 2s तो सीधा आपका कहाँ चला जाएगा, नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो 2s तो आपका कहाँ चला गया, नॉन बॉन्डिंग में चला गया, ठीक है। उसके बाद जो एक sp-Z होगा वो आपका एक pz के साथ कंबाइन करके एक सिग्मा बना देगा, ठीक है, pz के साथ कंबाइन करके सिग्मा बना देगा। और यहाँ पे आपके क्या है, दो, अब यहाँ से आपका pz चला गया, बचा क्या, px और py, px और py किसके साथ, px py के साथ कंबाइन करके दो पाई बनाएंगे, तो यानी कि px और py यहाँ पे उसके बाद कंबाइन करके दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका एक एंटी बॉन्डिंग भी बना रहा था ना साथ, ठीक है। और यहाँ पे अब एक sp-Z बचा है, sp-Z आपका ऐसे ही नॉर्मली कहाँ चला जाएगा, नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो ये आपके क्या है, पाई है, ठीक है, ये है पाई स्टार और ये है सिग्मा स्टार, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो, 4 और 2 6, और यहाँ पे 6 और 2 और 2 4, 10 आ जाएंगे, यानी 2 आपके यहाँ चले गए, 4 6 8 और 2 10, ठीक है। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग हुआ आपकी बार, ये आपका क्या हुआ, होमो हुआ, ठीक है। और ये आपके क्या हुए, ये आपके लूमो हुए, ठीक है।
और एक और चीज होती है यहाँ पे भाई, जो आपका ये मोलिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, वो अगर मान लो ये नीचे है, ठीक है, और इसके एनर्जी लेवल भी नीचे है, तो इसके अंदर इनका करैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो नॉन बॉन्डिंग है ये आपके ऊपर है और इसके एनर्जी लेवल भी ऊपर है, तो इसके अंदर इसका करैक्टर होगा, ठीक है। इसलिए और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जो CO में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और 2 लोन पेयर है। यही होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन 3 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, और एक लोन पेयर आपका यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है, ठीक है। वो आपका एमओ डायग्राम से आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है भाई, अगर मान लो कोई मेटल आता है, तो मेटल के साथ CO किस लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि CO क्या होता है, पाई एक्सेप्टर होता है ना। पाई एक्सेप्टर क्या करता है, पहले देता है उसके बाद खींचता है, ठीक है, पहले देता है उसके बाद खींचता है। तो अपने कौन से लोन पेयर डोनेट करेगा, ये वाले करेगा या ये वाले करेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जिनकी कम एनर्जी है, जो कि यानी कि जो स्टेबल है, उनको तो डोनेट करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, हायर एनर्जी वाले लोन पेयर को डोनेट करेगा, हायर एनर्जी वाले को डोनेट करेगा। इसमें किसका करैक्टर होता है, इसमें कार्बन का करैक्टर है, ठीक है, यानी कि वो कार्बन वाला लोन पेयर है, तो ये इनको यहां से वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किस तरह से हमने इसका CO का MO डायग्राम बनाया, ठीक है। सेम आपका आप NO का ट्राई कर सकते हो, सेम NO के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। CO का देख लिया ना। अब एक और लास्ट में आपको मॉलिक्यूल करा देता हूँ BF का, ठीक है। BF का पहले एक बार खुद ट्राई करो और उसके बाद देख लेना है, ठीक है। अब BF में मेनली क्या होता है, BF में हमने क्या देखा, हमने कार्बन और ऑक्सीजन में देखा, जाहिर सी बात है बोरोन में क्या होगा, sp मिक्सिंग होगी, ठीक है, फ्लोरीन में sp मिक्सिंग नहीं होगी, इतनी बात कंफर्म है। बोरोन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है, और ये क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, यही होते हैं ना। अब इसमें मेनली क्या होगा, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से डेल्टा E जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसके जो एनर्जी लेवल होंगे वो बहुत क्या होंगे, बहुत नीचे होंगे, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में हमने CO में देखा था काफ़ी ज़्यादा गैप था, CO में काफ़ी ज़्यादा गैप था। अब ये तो कार्बन से एक और इस साइड चला गया, ये एक और उस साइड चला गया, तो इनमें गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका जो 2s होगा वो काफ़ी नीचे आएगा, ठीक है, और 2p कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या आ गया, 2p, ठीक है। 2s और 2p में इसके काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, इसका 2p लगभग यहाँ होगा और 2s लगभग यहाँ होगा, ठीक है, 2s लगभग यहाँ होगा, और इसमें sp मिक्सिंग होगी। sp मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पे आपकी 2 sp-Z ऑर्बिटल आ जाएंगे, ये आपका चला जाएगा, यहाँ से आपका एक Z चला जाएगा, ठीक है, ये होगा 2px, ये होगा 2py। अब ये इतनी बात हुई। अब यहाँ पे इसका तो हमें पता है, जाहिर सी बात है, ये तो आपका कहाँ चला गया, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, ये चला गया आपका नॉन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक क्या हो सकता है, एक ये और ये एनर्जी थोड़ा गैप है, लेकिन फिर भी थोड़ी सिमिलर है, तो यहाँ पे आपका एक क्या होगा, एक sp, ये 2pz और एक sp-Z मिलके आपका एक क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ से इन्होंने एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया, और यही आपका कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग भी चला गया, ठीक है, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा स्टार हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे जो ये 2px 2py है, और यहाँ पे जो 2px 2py है, CO में क्या था, एनर्जी गैप थोड़ा फिर भी थोड़ा सिमिलर था, इसलिए क्या होगी, इनका कम्बिनेशन हो गया, कम्बिनेशन होके
बॉन्डिंग बन गया, एंटी बॉन्डिंग बन गया। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, या फिर ये बोल लो कि इनमें जो पाई ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। पाई ओवरलैपिंग नहीं हो पाती तो यहाँ पे जो ये दो ऑर्बिटल है, ये दोनों की दोनों कहाँ चली गई, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक sp_z है, वो एक sp_z भी आपकी क्या नॉन बॉन्डिंग चली गई। और यहाँ पे आपकी दो है, ये दोनों भी आपकी कहाँ चली गई, नॉन बॉन्डिंग चली गई। तो ये आपका इसका BF का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो आपके यहाँ कितने थे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी कि 2 4 6 8 और 2 10। तो ये आपके कुछ इस टाइप से आएंगे, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं डिसाइड निकालना चाहूँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 - 0 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1, यानी कि B और F के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसकी जो होमो होगी, होमो इसकी क्या होगी, एक नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी, ठीक है। और लूमो भी क्या होगी, लूमो भी एक नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से था। तो यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, ठीक है। अगर फिर भी कुछ ऐसे टाइप कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो यहाँ पे नहीं कवर हुए, वो आपके क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग लगभग अब आपका यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। ओके बाय।